नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर में भगवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्रों को किया गया है सम्मानित। प्रशस्ति पत्र देकर छात्राओं को सम्मानित किया गया। मसूरी में भारी बारिश के चलते वाल्मीकि मंदिर के सामने सवाई होटल पर गिरा है पुश्ता मलबे की चपेट में आने से कई गाड़ियां भी दबी। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। प्रतापगढ़ के प्रतिष्ठित व्यवसायी से मांगी गई है 15 लाख की रंगदारी। ना देने पर हत्या करने की धमकी। पीड़ित व्यवसायी की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। ललितपुर के पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला की अंतिम यात्रा पैतृक गांव डोगरा के लिए हुई है रवाना। कल उनके निजी निवास पर लंबी बीमारी के बाद हुआ था आकस्मिक निधन। जिले में फैली है शोक की लहर। आगरा नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई है सामने। एसीपी लोहा मंडी कार्यालय के सामने स्ट्रीट लाइट का पोल तेज हवा के चलते सड़क पर जा गिरा। बदायूं में धर्मांतरण का मामला आया सामने। युवक को लालच देकर बनाया गया मुस्लिम। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हरदोई में ओले गिरने के साथ ही शुरू हुई है बरसात। ओले गिरने और बरसात से फसलों को पहुंचा है भारी नुकसान। आजमगढ़ में पुलिस ने माफिया कुट्टू सिंह और उसकी पत्नी समेत 5 पर दर्ज किया है मुकदमा। बीजेपी नेता को धमकी देने के मामले में दर्ज हुआ मुकदमा। चंदौली में बदला है मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। बरेली के ब्लॉक मीरगंज में जिलाधिकारी ने घबरा गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। रुद्रपुर में जिला पंचायत की बैठक में हुआ जमकर हंगामा करने वाले सदस्यों को मिला नोटिस। गाजीपुर में विधायक जय किसान ने कहा कि एक शहीद का शव निजी वाहन से घर पहुंचा और सैनिक सम्मान के साथ अपमान किया गया। सेना की गाड़ी पर शव नहीं लाने पर जाहिर की नाराजगी। कोरोना ने गोरखपुर में दी है दस्तक। जिला कारागार में 2 युवकों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इटावा में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़। एक बदमाश को लगी है गोली। 3 साथी बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में बंद पड़ी ऑयल फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। आग ने पूरी फैक्ट्री को किया कब्जे में। आग की लपटने से ग्रामीणों और राहगीरों में मचा हड़कंप। इटावा में लाखों की चोरी से मचाया हड़कंप। चोरों ने घर में घुसकर लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ किया साफ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। प्रयागराज में गंगा नदी में बने हैं ब्रिज पर हुआ है एक्सीडेंट। ट्रक और टाटा गाड़ी में जोरदार भिड़ंत। कई लोगों के घायल होने की खबर। श्रावस्ती में बदला है मौसम का मिजाज। देर रात से तेज हवाओं के साथ हो रही है हल्की बारिश और हवा के चलने से तापमान में आई गिरावट। बांदा में बेमौसम बारिश ने किसानों के माथे पर बढ़ाई है चिंता की लकीरें। भारी बारिश से किसानों की फसलें हुई बर्बाद। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत टूलकिट वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश भर में राज्य के परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से सम्मानित करने के साथ ही टूलकिट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ओडीओपी आज प्रदेश के हर जनपद के प्रोडक्ट को न सिर्फ प्रोत्साहित यह किया जा रहा है बल्कि नई डिजाइन और तकनीक के साथ जोड़ते हुए उनके लिए वैश्विक बाजार भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। एक दर्जी किसी टीन के शेड पे किसी दुकान के बाहर आकर के क्यों अपनी टेलरिंग का कार्य करेगा? वो अपना अच्छा शोरूम क्यों नहीं खोल सकता? बैंक उसे लोन दे, ब्याज पर सरकार सब्सिडी दे और फिर उसे प्रोत्साहित करने का कार्य सरकार करे। उत्तर प्रदेश को हम रेडीमेड गारमेंट का एक हब बना सकते हैं। हमारा राजमिस्त्री, हमारा कारपेंटर क्या किसी से कम है? किसी से कम नहीं है। आप जाइए ना सहारनपुर में, मुरादाबाद में, बिजनौर में, इनकी हाथ की कला को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि वाह, अगर इन्हें प्रोत्साहित किया गया होता, पहले से प्रोत्साहित किया गया होता तो उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया होता। लेकिन एक प्रयास प्रारंभ हुआ है।
इसके लिए हमें यहां पे डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे, पैकेजिंग इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, एमएसएमई की दृष्टि से, इन कारीगरों की दृष्टि से, और हर जनपद में निर्यात प्रोत्साहन के केंद्र विकसित करते हुए ने हर दिशा में आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह सबसे अच्छा अवसर है जब एमएसएमई भी है, हमारे निर्यातक भी हैं, एमएसएमई उद्यमी, निर्यातक और विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए कारीगर, इस अवसर पर बैंकर्स को भी बुलाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशो अभी केवल 54 से 55% है, इसे 65% तक पहुंचाने की आवश्यकता है पहले चरण में, जिससे उत्तर प्रदेश का पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर लगे, सस्ते दाम पर लोन मिले और अपने छोटे उद्यमियों के लिए, एमएसएमई उद्यमियों के लिए, कारीगरों के लिए हम जो इंटरेस्ट है उसमें सब्सिडी दें, सहयोग करें, सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हमें कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनेगा। लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में नए पैकेजिंग इंस्टीट्यूट के साथ, नए डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के साथ, बैंकर्स की इन लोगों के साथ हर जनपद में बृहत स्तर पर बैठकें हों और एमएसएमई और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के सीडी रेशियो को 65% तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर जिन 20 उत्कृष्ट एमएसएमई उद्यमियों को, 35 उत्कृष्ट एक्सपोर्टर्स को और 51 बुनकरों को संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और वहीं आगरा पहुंचे नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक नगर पंचायत बैठक ले ली है और साथ ही उन्होंने ए.के. शर्मा ने शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने आम जनता की समस्याओं को भी सुना है। इसलिए हम चाहते हैं आप आ गए हैं, आपने हमारी आपको धन्यवाद और बधाई देंगे। फतेहाबाद नगर पंचायत की मुलाकात के लिए मैं लखनऊ से चलकर सीधा फतेहाबाद आया हूँ। मेरे मन में एक इच्छा थी कि चूँकि मैं आगरा ज़िले का प्रभारी मंत्री हूँ, तो मुझे वहाँ की स्थानीय संस्थाओं को और ऐसे जो हमारे ग्रामीण अंचल की जो संस्थाएं हैं उनको मैं प्रत्यक्ष जाकर देखूँ, क्योंकि आगरा जाकर के तो हमने एक मीटिंग किया भी और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जब तक हम स्थानीय स्तर पे चीज़ों को नहीं देखते हैं तब तक वास्तविकता सच्चाई मालूम नहीं पड़ती है, उसमें परिवर्तन नहीं आ पाता है। तो अपनी उस भावना के तहत परसों हमसे माननीय विधायक जी मिले थे, मैंने इनसे रास्ता पूछा कि कहाँ से कैसे जा सकते हैं। इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं सोच रहा हूँ आने का। आज मैं फतेहाबाद नगर पंचायत आया और आपने जैसा देखा यहाँ के सभी कर्मचारियों के साथ, विशेष रूप से जो सबसे छोटे कर्मचारी होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उसमें महिला और पुरुष दोनों थे, उनके साथ मेरा वार्तालाप हुआ। और मेरा बहुत पहले से, जब से मैं मंत्री बना हूँ तब से मेरी मन की बात है कि सफाई जो है सबसे आवश्यक कार्य है। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र की 123 ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट के दौरान 5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के खुलासे पर गंभीर वो हुई हैं। सांसद ने कहा कि दोषियों पर बड़ी कार्रवाई कर जेल भेजे जाने की जरूरत है। उन्होंने डीएम को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मैं 30 साल से बोल रही हूँ और जब मैं मंत्री थी उनके सरकार में, तब भी मैं रोज़ बोलती थी कि मोटे अनाज अगर हम राशन में भी डाल दें, ये अच्छा हुआ कि आंगनवाड़ियों की तक पहुँच गया है। और इसके बाद जब किसान और बढ़ाएंगे और इसको उगाएंगे, तो अगर ये राशन में पहुँच जाए तो हम देश के स्वास्थ्य को बदल सकते हैं।
और वही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाने के बाद सरकार ने उनका सरकारी बंगला खाली कराने का नोटिस भेज दिया है। सरकार के इस व्यवहार से नाराज सुल्तानपुर जिले के युवा कांग्रेस अध्यक्ष वरुण मिश्रा ने सरकार को आईना दिखाने का मकसद से अपने घर का राहुल गांधी का नेम प्लेट लगा दिया। वरुण मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी का परिवार हजारों करोड़ों का घर सरकारों को दान दे दिया और उनके रहने की कमी नहीं होगी। हर कांग्रेसी उन्हें अपना घर दे देगा। और वहीं वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में आज अद्भुत नजारा देखने को मिला है। भारी बारिश के बीच गंगा आरती का अद्भुत नजारा ये देखने को मिला है। आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी नजर आई। और राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हल्ला बोल रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों में उतरकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को जमकर घेरा है। आज एक जंग चल रही है राजनीतिक पूरे देश में। एक राजनीतिक जंग चल रही है। जंग में एक पक्ष है जो एक आदमी जिसका नाम अडानी है उससे देश को लुटवा रहा है, और दूसरी तरफ एक आदमी है जो उस लूट को जनता में जाहिर करना चाहता है, इस लूट को रोकना चाहता है। इस लूट को जो जनता की गाढ़ी कमाई है एक व्यक्ति की तिजोरी में डाली जा रही है। सारे सरकार के संसाधन खोल दिए गए हैं। अरे राहुल गांधी भी इतना घबरा गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि उनका बस चलता तो अभी पता नहीं कौन कौन सी धारा और ला करके के ऊपर। अब सुशील मोदी जी है, डिप्टी सीएम है। अब देखिए, पहला बीजेपी का विधायक, दूसरा बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर। क्या बात है भाई, अभी तक क्यों खामोश बैठे थे? अगर सच को कहना इस देश में अपराध हो गया है तो सबके ऊपर मुकदमा लगा दो। हम तो कह रहे हैं हिंदुस्तान में एक कांग्रेसी के ऊपर सबके ऊपर मुकदमा लगा दो, जेल भेज दो, ताकि लोकतंत्र की पूर्ण हत्या हो जाए और इस देश में एक अराजकता का शासन फैल जाए। और वहीं दीपक सिंह ने राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो भी अडानी पर सवाल उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगाकर तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक अडानी के खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। और में जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान का वक्त पास आता जा रहा है, उसी तरह से राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। सपा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि निकाय चुनाव में जनता, बीजेपी के लोगों को जनता अब सबक सिखाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों की लड़ाई को लड़ने का काम किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तैयारी निकाय चुनाव को लेकर पहले से बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज पिछले दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान हैं, और आने वाले समय में जब निकाय चुनाव होगा तो पिछले दलित सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे। और सुभाषपा के प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी ने कहा है कि सुभाषपा अकेले ही निकाय चुनाव लड़ेगी। सुनील ने यह भी कहा कि ओपी राजभर ने पूरे यूपी में ऐसा माहौल बना दिया कि सुभाषपा निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी। हम अपनी दमदारी निकाय चुनाव में साबित करके दिखाएंगे। देखिए, जैसा कि आयोग बनाकर जो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण सूची को जारी कराने के लिए आयोग बनाया गया था, आयोग ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया चुनाव कराने के लिए। सरकार के द्वारा आरक्षण सूची जारी करी गई। उसके लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया गया आपत्ति नापत्ति के लिए। तो अब चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से सभी पार्टियाँ अपनी अपनी दमखम के लिए तैयार हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले दम पर नगर निकाय चुनाव लड़ने का काम करेगी। हमारे यहाँ आवेदन पहले भी आ रहे थे, जब पहले सूचना आई थी चुनाव को लेकर। लगातार आवेदन जारी हो चुके हैं। इस
चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार 75 जनपद में दौरा किया, चाहे सावधान यात्रा के माध्यम से हो, चाहे महिला हक अधिकार सम्मेलन के माध्यम से हो, जनता तक जा के अपनी पार्टी की नीतियों को बताने का काम किया और दमदारी से चुनाव नगर पालिका का लड़ने का काम करेगी। और वहीं उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज करवाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने इसे आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने वाला कदम भी करार दिया। आपको बता दें कि विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को बिजली की दरों में इजाफा करने की घोषणा की है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि सरकार लगातार आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है। जिन लोगों ने राष्ट्र को कमजोर करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया होगा, जो चीजें साबित होंगी, क्योंकि अभी तो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, अभी उनके सबूत इकट्ठे हम लोग भी कर रहे हैं। क्या ये किसी को पता नहीं कि कौन ऐसे लोग थे जिन लोगों को आईपीएस अधिकारियों को बिना दोष के कारण उनको गलत ढंग से, फर्जी ढंग से फंसा के जेलों में बंद किया गया है? क्या ये नहीं जानते कि लोकपाल का आंदोलन किस तरीके से चला? कहाँ है आज लोकपाल? क्या इस बात का जिक्र दोबारा नहीं आएगा? क्या इस बात का जिक्र नहीं आएगा कि सदन में जो नियमावली थी उसका उल्लंघन किया गया? एक सांसद को अपनी बात रखने का मौका नहीं देना, जिसके विरुद्ध सदन में बात कही गई हो उसको अपनी बात का मौका देना नहीं देना, क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये राष्ट्र के नियमों का या कानून का उल्लंघन करना राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या पत्रकारों को धमकी देकर उनकी नौकरियां खत्म करना राष्ट्रद्रोह नहीं है? इन सारी चीजों का संज्ञान आने वाले समय में कांग्रेस अपनी सरकार आने के बाद लेगी और कार्रवाई करेगी। और वहीं राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद विपक्ष और सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पत्रकार वार्ता कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान यशपाल आर्य के साथ जिले भर के विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी मौजूद रहे। देखिए, जो आज देश के हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और जिस तरह से लगातार राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए पूरे देश में आवाज़ उठाई है और जो सवाल उन्होंने हाउस में, सदन में उठाए हैं कि आखिरकार अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपया किन सेल कंपनियों का है, उसका जवाब दें। और वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन और जनप्रतिनिधियों में जोश भरने और पार्टी की रणनीति के संबंध में प्रशिक्षित करने का काम करती रहती है। और इसी क्रम में विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण यह किया जाना है, जिसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को, हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पहले पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायकगण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका भी इसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का भी उसमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और वह राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हल्ला बोल रही है। और ऐसी कड़ी में हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरने का भी काम किया है। नहीं, देखिए, केंद्र की सरकार डर गई उनके प्रश्नों से और संसद में किसी भी मंत्री ने, ना प्रधानमंत्री ने कोई सही जवाब दिया। और राहुल जी जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे जो बदहाल होती जा रही हैं, ध्वस्त होती जा रही हैं, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक व्यवस्थाएं जो ध्वस्त होती जा रही हैं, जब वो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर जाती है। और ये डर का नतीजा है कि आनंद फानन में गुजरात के एक सेशन कोर्ट पे मानहानि का कोई केस था, उसमें उनकी सदस्यता तुरंत, कोर्ट ऑर्डर निकला नहीं उससे पहले 26 घंटे में सदस्यता रद्द
और उनसे कहा जाता है आप अपना बंगला खाली करिए। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ, पहली बात तो राहुल गांधी जी के करोड़ों करोड़ों निवास हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके करोड़ों करोड़ों चाहने वाले इस देश में हैं, और हम सबके जो घर हैं वो राहुल गांधी जी के घर हैं, और वो उस परिवार से आते हैं जिसने देश की आज़ादी से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने में जिनका श्रेय है। और राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हल्ला बोल रही है, और इसी कड़ी में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरने का काम भी किया था, और उन्होंने 2024 में बीजेपी को इसका जवाब भी मिलेगा ये भी उन्होंने कहा है, और साथ ही उन्होंने तमाम बातें भी रखी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को घर की कमी नहीं है और कांग्रेस के करोड़ों घर हैं, और किसी भी कांग्रेस पार्टी का जो भी घर है वो राहुल गांधी का भी घर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।